स्वागत है बच्चों आपका अपने YouTube चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट में। और मेरा नाम है सत्येंद्र प्रताप। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर है हमारा 10वां, चैप्टर नंबर 10, और उसका पार्ट 1 है। ये तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। तो देखते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। तो बस बच्चों चैप्टर है अपना 10वां, ठीक है। यानी कि आज से हमारी ये थर्ड बुक स्टार्ट है। फर्स्ट बुक कंप्लीट, सेकंड बुक कंप्लीट, और स्टार्ट है आज थर्ड बुक। थर्ड बुक का चैप्टर है ये 10वां, जिसका नाम है उपनिवेशवाद और देहात। तो बच्चों ये जो चैप्टर है इसमें हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बातों को, और ये इसका पार्ट 1 है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो बच्चों जैसा कि नाम है चैप्टर का उपनिवेशवाद और देहात, ये मैंने आपको बता ही दिया है। और मैं इसका कुछ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको। इंट्रोडक्शन में आपको ये बता देता हूँ कि हम इस पूरे चैप्टर में, यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, जितने भी इसके पार्ट बनते हैं, सभी पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे। अगर मैं ये बोलूँ कि पूरे चैप्टर की समरी बहुत कम से कम शब्दों में लिख दो तो भी मतलब मुझे 2 पेज तो लग ही जाएंगे लिखने में, 2 से 3 पेज। लेकिन मैंने उन्हीं वर्ड को तोड़ कर लिख दिया है यहाँ पे। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे उपनिवेशवाद, इसमें हम पढ़ेंगे औपनिवेशिक शासन, इसमें हम पढ़ेंगे जमींदारों के बारे में, इसमें हम पढ़ेंगे जोतदारों के बारे में, तालुकदार कौन थे उनके बारे में जानेंगे, राजमहल की पहाड़ियों के बारे में पढ़ेंगे, संथाल लोगों के बारे में पढ़ेंगे, पहाड़ी लोगों की लाइफस्टाइल क्या थी, उनका जीवन कैसा था, संथाल लोगों का जीवन कैसा था, ये कौन थे, इनके बारे में पढ़ेंगे। और दक्कन दंगा आयोग क्या है, स्तंभरारी बंदोबस्त क्या है, राजस्व प्रणाली यानी टैक्स प्रणाली क्या है, अंग्रेजी कानून यानी अंग्रेज जब आए उन्होंने कौन कौन से कानून बनाए, वो धनवान लोग उनका जीवन कैसा था, किसान और अन्याय क्या क्या कर रहे थे अंग्रेज, इसके बारे में। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे बहुत ज़्यादा डिटेल में इस चैप्टर में। तो बच्चों शुरू करते हैं अपना वीडियो। बंगाल और जमींदार, ये आपकी जो बुक है, बुक में सबसे पहला टॉपिक है बंगाल और जमींदार। तो बच्चों आपको पता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी, ईस्ट इंडिया अगर कंपनी की हम बात करें तो बच्चों ये जो आई थी ये कहाँ पे आई थी? ये सबसे पहले अगर हम बात करें तो बंगाल में ही आई थी। और अंग्रेजों ने जो शासन जो शुरू किया था वो बंगाल से ही था कहीं ना कहीं। तो औपनिवेशिक शासन सर्वप्रथम बंगाल में आया। अब मैं आपको यहाँ पे 2 शब्द बता रहा हूँ। उपनिवेश का मतलब क्या होता है और औपनिवेशिक शासन का मतलब क्या होता है। देखो, जब कोई ताकतवर देश किसी कमजोर देश को उस पर हमला करके उसको जीत ले, या उससे लड़ाई युद्ध जैसे भी उसको जीत ले, वहाँ पर अपना शासन स्थापित कर ले, यानी कि अपना साम्राज्य स्थापित कर ले, तो उसे उसका उपनिवेश कहेंगे। जैसे कि आपको पता है जो ब्रिटेन था, जो इंग्लैंड था, ब्रिटेन जो था बच्चों, उसने क्या करा था, भारत को अपना गुलाम बनाया था। हमारा जो देश है वो 200 सालों तक गुलाम रहा अंग्रेजों का। यानी हम किसके उपनिवेश थे? हम ब्रिटेन के उपनिवेश थे। तो ये होता है उपनिवेश। औपनिवेशिक शासन क्या होता है? यानी जो इन अंग्रेजों ने जो शासन किया, या और भी कोई देश हो किसी दूसरे देश को अपने कब्जे में ले लेता है, तो वो भी उसका औपनिवेशिक शासन कहलाएगा। ये एक जमाना था जब ऐसा होता था। आज के टाइम पे ऐसा नहीं है, लगभग सारे देश दुनिया के स्वतंत्र हैं। तो औपनिवेशिक शासन सबसे पहले बंगाल में हुआ था की जगह हम आया था लिख सकते हैं। और ग्रामीण समाज को पुनर्स्थापित यानी पुनर्व्यवस्थित किया गया, यानी जो गांव का समाज था उसको दोबारा से व्यवस्थित किया गया। भूमि संबंधी अधिकारों की नई व्यवस्था लागू की गई, यानी भूमि संबंधी जो भी अधिकार थे, जो कानून व्यवस्था थी जो पहले से चली आ रही थी, उसको बदलकर नई व्यवस्था लागू कर दी अंग्रेजों ने। आपको पता है कि मुगल शासन के बाद अंग्रेज आए थे, यानी मुगल जमाने से जो चीज़ें चली आ रही होगी उसको अंग्रेजों ने क्या किया होगा, बदला होगा, चेंज कर दिया होगा अपने अकॉर्डिंग। राजस्व प्रणाली लागू, यानी एक नई टैक्स, राजस्व प्रणाली का मतलब होता है टैक्स व्यवस्था, यानी टैक्स लेने की व्यवस्था। तो राजस्व प्रणाली भी लागू की गई अलग तरीके से। अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं बच्चों नीलामी। यहाँ पे हम पढ़ेंगे नीलामी के बारे में। नीलामी क्या होती है? आपने फिल्मों में देखा होगा कि किसी चीज़ को नीलाम किया जाता है, उसमें कुछ लोग होते हैं और अपनी अपनी ऊंची ऊंची बोलियां लगाते हैं। जो सबसे ज़्यादा पैसे लगा देता है बोली, वो चीज़ उसकी हो जाती है। ये सारी चीज़ आपने फिल्मों में देखी है अक्सर। तो कुछ इसी तरीके की बर्दवान की नीलामी हम पढ़ते हैं।
तो बच्चों देखो, सबसे पहले हम इसको जान लेते हैं कि ये 1797 में हुई थी ये चीज़ें। और बर्दवान के जो राजा थे, इनकी संपत्ति बेची जा रही थी, यानी कि इनकी संपत्ति को नीलाम किया जा रहा था। और अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि नीलाम क्यों किया जा रहा था, राजा ने ऐसा क्या कर दिया, या उस जो जमींदार है उसने ऐसा क्या कर दिया, राजा उस जमींदार को ही कहा जाएगा। ठीक है, ये सब इस्तमरारी बंदोबस्त के कारण हुआ। अब ये इस्तमरारी बंदोबस्त हमारे सामने आ गया, हमारे दिमाग में क्वेश्चन जरूर आएगा कि ये इस्तमरारी बंदोबस्त क्या होता है। तो बच्चों ये 1793 में लागू हुआ था। ठीक है, 93 में लागू हुआ था। और ये क्या था, ये एक टैक्स व्यवस्था थी, यानी टैक्स प्रणाली थी, टैक्स सिस्टम कह सकते हैं हम, एक टैक्स सिस्टम था। तो ईस्ट, देखो ई से मैंने डिनोट किया है ईस्ट को, और इस छोटे ई से मैंने इंडिया, और जो का लिखा है मैंने इससे कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्व की राशि तय कर दी थी, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी बच्चों, उसने ना एक टैक्स की जो राशि होती है, अमाउंट होता है, वो अमाउंट इन्होंने क्या कर दिया था बच्चों, तय कर दिया था, जो कि हर जमींदार को चुकानी थी। हर जमींदार को मतलब वो राशि चुकानी पड़ती थी। राजस्व ना चुकाने के कारण जमींदार की जो संपत्ति होती थी उसको नीलाम कर दिया जाता था, यानी वो जो टैक्स का पैसा लेना होता था वो उसकी संपत्ति को नीलाम करके लिया जाता था। नीलामी में बहुत सारे खरीदार आए थे और बोली लगी, ऊंची ऊंची बोली लगाने वाले बहुत सारे थे। तो जो जिसने सबसे ऊंची बोली लगाई थी उसको वो नीलामी में उसको वो चीज़ें बेच दी गई। बाद में पता लगा कि खरीदार जो थे वो राजा के एजेंट थे, उन्होंने राजा के कहने पे बोली लगाई थी, और 95% से अधिक बिक्री जो थी वो फर्जी थी। अब देखो, मैं आपको थोड़ा सा ये समझा देता हूँ कि ये है क्या व्यवस्था। मेरी बातों को ध्यान से सुनना, और सिर्फ देखने से समझने से नहीं बल्कि अपने दिमाग में नोट करो इन बातों को जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्या हुआ भाई, अंग्रेजों ने सोचा कि अगर हमें मतलब टैक्स ज़्यादा हम लेंगे तो उस टैक्स से हम अच्छी व्यवस्था बना पाएंगे, और मतलब कहीं ना कहीं व्यवस्था तो क्या बनाएंगे, कहीं ना कहीं हम अपनी जेबें भर पाएंगे, यानी कि मतलब ज़्यादा पैसा हो जाएगा उनके खजाने में, इस तरीके से। तो उन्होंने ये इस्तमरारी बंदोबस्त शुरू करी। ये बंदोबस्त क्या था, इसके तहत ना कि जमींदार लोग जो थे, इन्होंने पता है क्या सोचा, इन्होंने सोचा कि टैक्स अगर रेगुलर आता रहेगा हमारे पास, स्थायी, इसको स्थायी बंदोबस्त भी कहा जाता है, अगर स्थायी रूप से टैक्स आता रहेगा तो उससे उनके खजाने भर जाएंगे, इसलिए उन्होंने ये व्यवस्था शुरू करी थी। मैं आगे आपको पढ़ा रहा हूँ, उसमें डिटेल में बताता हूँ आगे चल के। ठीक है, तो देखो आगे, देखो क्या है कि अदा ना किए गए राजस्व की समस्या, कि ये जो बच्चों टैक्स व्यवस्था होती थी इसमें कुछ समस्या आ रही थी। समस्या क्या आ रही थी कि कई बार क्या होता था कि मतलब वो जो टैक्स होता था वो अदा नहीं कर पाते थे, यानी टैक्स को जमा नहीं कर पाते थे। तो ये समस्या सामने आ रही थी। तो अब इस समस्या से कैसे निपटा जाए, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो देखो क्या किया गया, तो इस्तमरारी बंदोबस्त के लागू होने से 75% जमींदारी हस्तांतरित की गई। सिर्फ बर्दवान में नहीं बल्कि और भी अन्य जगह भी लगभग 75% जो जमींदारियां थी वो हस्तांतरित की गई, यानी किसको दे दी गई, किसी अन्य व्यक्ति के हाथ में चली गई। तो 1770 के दशक में ग्रामीण अर्थव्यवस्था संकट में थी। 1770 के दशक की बात चल रही है, यानी 1770 से लेके 1780 तक की बात चल रही है। इस समय में क्या था बच्चों, ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो थी वो संकट में थी। संकट में क्यों थी, क्योंकि बच्चों बार बार अकाल आ रहा था, यानी अकाल आ जाता था, सूखा पड़ जाता था, तो उससे खेती की जो पैदावार थी, यानी कि खेती की पैदावार जो थी वो घट जा रही थी। इस कारण से जो अर्थव्यवस्था थी वो तहस नहस हो रही थी, कहीं ना कहीं कमजोर हो रही थी। और उसी टाइम पे इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने ये इस्तमरारी बंदोबस्त कर दिया, यानी कि टैक्स व्यवस्था लागू कर दी। अंग्रेजों ने ये सोचा कि स्थायी राजस्व व्यवस्था से सुधार आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सुधार आने की जगह क्या हुआ, नुकसान ही हुआ। उन्हें लगा कि इससे स्थायी टैक्स आएगा, यानी टैक्स जो है वो परमानेंट आता रहेगा, यानी हर महीने या जो भी उनका जो टैक्स का जो समय होता होगा, इन्होंने सोचा कि समय मतलब टाइम टू टाइम उनके पास टैक्स जो है जो राजस्व है वो आता रहेगा। अंग्रेजों ने सोचा कि कुछ अधिकारियों को टैक्स इकट्ठा करने का काम दे देते हैं। फिर भाई ये सोचा गया कि काम अगर हम दें टैक्स इकट्ठा करने का तो किसको दें, कौन है ऐसा व्यक्ति जो टैक्स इकट्ठा कर सकता है। वाद विवाद चले, इस पे काफी बहसबाजी चली। बाद में जाके कुछ मतलब फैसला लिया गया, तो उसमें ये बात की गई कि जो जमींदार लोग हैं, जो मतलब यहाँ के जो राजा टाइप के लोग हैं, जमींदार हो गए, तालुकदार हो गए, इन सबको क्या करते हैं, इन्हीं को इसी काम में लगा देते हैं, क्योंकि जमींदार जो होते थे वो ताकतवर होते थे, बाकी
आम आदमियों की, यानी जो आम जनता थी उनसे ताकतवर थे जमींदार, क्योंकि इनके पास बहुत जमीन होती थी, बहुत पैसा होता था, इसलिए उन्होंने ये काम इनको देने का सोच लिया कि इनको दे देंगे। ठीक है, तब इन्होंने जमींदारों तालुकदारों को ये काम के लिए चुना। जमींदारों को वर्गीकृत करके और राजस्व मांग बता दी गई। यानी कि देखो जमींदार को वर्गीकृत कैसे किया गया मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एक बार मैं इसको रब करता हूँ, पहले मिटा देता हूँ थोड़ा सा, फिर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो इन्होंने, जैसे मान लो कि ये एक बहुत बड़ा गांव है या जगह है, इस पूरे गांव से मान लो टैक्स लेना है, ध्यान से समझना, मैं आपको समझा रहा हूँ। तो इन्होंने इसके हिस्से कर दिए इस तरीके से, ठीक है, और ये सारे हिस्से दे दिए जमींदारों को। मान लो कोई जमींदार है, उसका नाम ए से शुरू है, तो उसको ए को उसने बोल दिया ये वाला हिस्सा तेरा है, ये वाला हिस्सा बी को दे दिया, मान लो ये सी को, ये डी को, ये ई एफ जी एच, ये ए बी सी डी पेपर में नहीं लिखनी, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, मान लो कि ये सारे जमींदार हैं, सबको अपना अपना जगह दे दी। उन्होंने बोला भाई ये इधर के इस हिस्से में जितने भी गांव आ रहे हैं ये सारे तेरे अंडर में, ए को बोल दिया कि ये सारे तेरे अंडर में। अब यहाँ से टैक्स तेरे को इकट्ठा करना है और हमको यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को जमा करना है, इस तरीके से बोल दिया उन्होंने ए को। फिर बी से बोल दिया भाई ये जो जमीन है ये तुम्हारी है, बी बोला बी बेटा जाओ तुम टैक्स इकट्ठा करो और हमको जमा करवाओ, इस तरीके से। सी को बोल दिया बेटा ये तुम्हारी जमीन है जमींदार को, अब तुम इस जमीन का टैक्स इकट्ठा करो और हमें दो। ठीक है, तो एक जमींदार के अंदर 400 गांव भी आ जाते थे, 200 100 500 गांव, 400 300 इतने गांव आ सकते थे एक जमींदार के अंदर। जो पूरा उसका एरिया हो जाता था, क्षेत्र हो जाता था जहां से उसको लेना था, वो उसको उसी जगह से टैक्स लेना होता था। तो देखो भाई जमींदारों को वर्गीकृत करके राजस्व मांग बता दी गई। उनको बता दिया भाई तेरे को इतने पैसे लेके आने यहाँ से, तेरे को इतने पैसे लाने, तेरे को मतलब एक फिक्स अमाउंट बता दिया कि एक फिक्स अमाउंट है, तुमको ये हमको देना ही देना है। अब जमींदार भाई क्या करे, वो राज्य का राजस्व समाकर्ता बन गया है। यानी अब जो जमींदार है वो राज्य का मतलब यहाँ पे है सरकार का। सरकार किसकी है, अंग्रेजों की है। यानी शासन किसका, अंग्रेजों का। यानी ये अंग्रेजों का राजस्व समाकर्ता, राजस्व होता है टैक्स और समाकर्ता होता है संग्राहक, जो जमा करने वाला हो। यानी कि अब जो जमींदार है वो केवल टैक्स इकट्ठा करने वाला रह गया है, इतनी औकात रह गई है उसकी। अंग्रेजों ने ऐसा हाल कर दिया उसका। कंपनी ने प्रत्येक जमींदार की राजस्व राशि तय कर दी, यानी सबको एक फिक्स अमाउंट बता दिया कि भाई तुम्हें इतना पैसा लेके आना है और हमें जमा करना है। अब जमींदार को देखना था कि भाई किस जगह से कितना राजस्व ले, क्योंकि अब मान लो एक जमींदार के अंडर में ये जगह है, उसमें 100 गांव है, तो अब वो जमींदार की जिम्मेदारी है भाई कैसे ले, उसको तो भाई इतना पैसा देना है तो उसको देना है, बस ये। अब देखते हैं आगे, राजस्व राशि के भुगतान में चूक कि मतलब ये जो राजस्व राशि, अंग्रेजों ने तो ये सोचा था कि स्थायी टैक्स आएगा, उससे उनको फायदा होगा, लेकिन ये जो जमींदार लोग थे ये चूकते थे, कई बार चूक जाते थे पैसा देने में या जानबूझ के देरी कर देते थे। ऐसा क्यों करते थे ये देखते हैं कि जमींदार जो थे वो राजस्व भुगतान में कोताही करते थे, यानी नहीं देना चाहते थे वो टैक्स। अब वो जब कोताही करेंगे, टैक्स देंगे नहीं, तो क्या होगा, जो राशि है वो बढ़ेगी, यानी उनका जो कर्ज था वो बढ़ने लगा, धीरे धीरे कर्ज बहुत ऊंचा जाने लगा। और जब कर्ज बहुत ज़्यादा ऊंचा जाता था तो फिर भाई पैसा लेने के लिए अंग्रेज तो उसकी जमींदारी की नीलामी करते थे, यही होता था। तो अब बात कर रहे हैं कि भाई क्वेश्चन ये देखो इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन ये आएगा। और मैंने इस चैप्टर की पार्ट 1 एक क्वेश्चन आंसर की एक सीरीज बनाई, क्वेश्चन आंसर मैंने इसके करवा रखे हैं पहले से, पिछले साल। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दूंगा, आप वहां पे देखना, आपको पता लगेगा कि पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्योंकि मैंने वही क्वेश्चन करवाए हैं जो पेपर में आए हुए हैं उसमें। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे आएगा पेपर में कि जमींदार जो लोग थे वो टैक्स भरने में क्यों कोताही बरतते थे, यानी क्यों मतलब टैक्स नहीं भरना चाहते थे। तो इसके पीछे बहुत सारे कारण थे बच्चों। अब वो कारण कौन से थे मैं आपको कारण समझाता हूं, आप मेरी बातों को ध्यान से सुनो और समझने का प्रयास करो। देखो प्रारंभिक मांगे बहुत ऊंची थी, यानी जो टैक्स था वो बहुत ज़्यादा ऊंचा था, उतना टैक्स दे पाना मुश्किल था, मांगे बहुत ऊंची थी। अब कैसे दें, और आपको पता है कि ये जो लागू हुआ था ये उस टाइम पे लागू हुआ था जब देश में संकट चल रहा था, यानी कि आर्थिक रूप से मतलब अकाल बार बार आ रहे थे, कहीं ना कहीं फसलें नुकसान में हो रही थी, उपज की जो कीमत थी वो कम थी। अब जब
फसल की कीमत कम है और मांगे बहुत ज़्यादा है, यानी पैसा ज़्यादा देना है, यानी कि इससे क्या है, कहीं ना कहीं किसान को तो बहुत ज़्यादा नुकसान है। तो किसान कैसे दे पाएगा उसे, जब मतलब फसल ही नहीं हो पा रही है, सूखा आ रहा है, अकाल पड़ रहा है, तो कैसे दे पाएगा, ये समस्या थी। फिर राजस्व असमान था। असमान का मतलब है कि फसल हो या ना हो, इससे अंग्रेजों को मतलब नहीं है। उन्होंने बोल दिया भाई हमें इतना टैक्स चाहिए तो हमें इतना टैक्स चाहिए, चाहे तुम्हारी फसल हो चाहे ना हो, चाहे तुम डूबो चाहे तुम मरो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, तुम हमको बस इतना टैक्स लाकर दे दो। अब भाई क्या करे, फसल नहीं है किसान के पास तो वो कहां से देगा, तो ऐसे में वो नहीं दे पाता था, और वो किसान नहीं दे पाता तो किसान तो बच गया, लेकिन गर्दन किसकी कटनी है, इसमें कटनी है जमींदार की, क्योंकि किसान ने बोल दिया भाई कि मेरे पास नहीं है, खेती नहीं हुई है साहब, हम कहाँ से दें आपको। अब जमींदार क्या करे भाई, जमींदार की जमींदारी नीलाम होएगी। और एक ये सूर्यास्त विधि वाला सिस्टम था, ये भी बहुत बेकार सिस्टम था। सूर्यास्त विधि क्या था, इसमें देखो टैक्स, जैसे कि आज हम कोई फॉर्म वगैरह भरते हैं तो उसकी एक लास्ट डेट होती है। लास्ट डेट का मतलब होता है बच्चों, यानी आखिरी तारीख, अंतिम तिथि की, इस अंतिम तिथि को लास्ट डेट है, इस तारीख से पहले पहले भर दो। तो सूर्यास्त विधि भी एक लास्ट डेट समझ लो, यानी कि इसमें क्या होता था, कोई निश्चित दिन होता था, निश्चित तारीख होती थी कि किसी निश्चित तारीख को, यानी मान लो बोल दिया कि 10 तारीख को तुम्हें 10 तारीख तक दे देना है, यानी 10 तारीख लास्ट डेट है, तो 10 तारीख की शाम को सूर्य ढलने से पहले उसको वो टैक्स इकट्ठा कर देना था, यानी उसको अंग्रेजों को वो चीजें, ईस्ट इंडिया कंपनी को वो चीजें दे देनी थी टैक्स, इसी को हम सूर्यास्त विधि कहते हैं। अब ये भी समस्या थी भाई कि फिक्स कर दिया था, और जमींदारों की शक्ति जो थी वो सीमित कर दी गई थी, यानी जमींदार एक टाइम पे बहुत ताकतवर थे, लेकिन अंग्रेजों ने क्या करा, इनकी शक्ति कम कर दी और इनको सिर्फ टैक्स इकट्ठा करने वाला अपना कर्मचारी बना लिया बस। इनके पास सेना होती थी छोटी मोटी जमींदारों के पास, इन्होंने, अंग्रेजों ने क्या करा, इनकी सैन्य टुकड़ी को भंग कर दिया, यानी इनकी सैन्य टुकड़ी को खत्म कर दिया। कचहरी वगैरह जो थी वो जो हमारी चलती थी उन सबको खत्म करके अंग्रेज ने क्या करा, एक कलेक्टर नियुक्त कर दिया। अब कचहरी का जो भी काम है, यानी जो कचहरी का जो भी काम है अदालत वगैरह का, वो सब कौन देखेगा, अब उनका कलेक्टर देखेगा अंग्रेजों का। जमींदार जो थे उनसे स्थानीय न्याय की शक्ति छीन ली। पहले लोग क्या करते थे, पंचायत वगैरह होती थी, लड़ाई झगड़ा होता था, जमींदार जैसे ताकतवर लोगों के पास जाते थे तो जमींदार वगैरह कुछ न्याय वगैरह सुनाते थे, तो ऐसा कुछ होता था, लेकिन ये वाली शक्ति भी अंग्रेजों ने इनसे छीन ली। जमींदार के अधिकार जो थे पहले बहुत ज्यादा थे, अब वो सारे अधिकार क्या कर दिए अंग्रेजों ने, कम कर दिए। यानी कि कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने जमींदारों के साथ गलत किया, उनके अधिकार वगैरह छीन के उनको सिर्फ अपना टैक्स इकट्ठा करने वाला कर्मचारी बना लिया। फसल खराब होने के कारण किसान टैक्स नहीं दे पाता था। अब फसल खराब नहीं होने के कारण नहीं दे पा रहा है, तो ऐसे में जमींदार को तो देना ही था, जमींदार बेचारा फंस जाता था और उसकी जमींदारी नीलाम होती थी। धनवान रैयत, जो पैसे वाले किसान थे, और जोतदार जैसे मुखिया वगैरह, ये जानबूझकर भी कई बार भुगतान रुकवाते थे, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। अब देखो जोतदारों का उदय। अब ये जोतदार जो होते हैं बच्चों, ये कौन होते हैं इसके बारे में देखते हैं। जोतदार जो थे बच्चों, ये थे धनी किसानों का एक समूह, यानी जो ये अमीर किसान होते थे उनको जोतदार कहा जाता था। इनकी जो स्थिति थी बच्चों वो मजबूत हो रही थी, और जमींदार जो थे वो कमजोर हो रहे थे। जमींदार कमजोर इसलिए हो रहे थे क्योंकि भाई इनको टैक्स वाली जिम्मेदारी दे दी थी और टैक्स मिल नहीं पाता था, तो ऐसे में इनकी जमींदारी नीलाम होती थी, कहीं ना कहीं टेंशन में रहते थे। तो जमींदार कमजोर हो रहे थे और जोतदार मजबूत हो रहे थे। जोतदारों की ने क्या करा, बड़ी बड़ी जमीन अर्जित कर ली थी, यानी इनके पास बहुत बड़ी बड़ी जमीन आ गई थी, और कई बार तो हजारों एकड़ जमीन इनके पास होती थी। तो आप सोच सकते हो कि कितना ज्यादा रुतबा बना लिया था इन लोगों ने, इन किसानों ने। स्थानीय व्यापार जो होता था और साहूकार, इन सब पर किसका नियंत्रण होता था, इन जोतदारों का, यानी इनका बहुत नियंत्रण था इन चीजों पे। ये गरीब किसानों पर बहुत शक्ति का प्रयोग करते थे, यानी उनका शोषण करते थे, ठीक है। और इनकी जमीन का बड़ा हिस्सा जो होता था वो बटाईदारों द्वारा जो होता था। बटाईदार जो सिस्टम होता है उसमें देखो क्या होता है, जैसे कि मान लो कोई अमीर आदमी है, चाहे कोई जमींदार है या कोई भी हो, उसके पास बहुत बड़ी जमीन है, बहुत सारे खेत हैं, लेकिन वो खेती नहीं करेगा। आपको पता है अमीर आदमी कभी खेती जल्दी करता नहीं है, ठीक है। वो क्या करता है, वो गरीब मजदूर किसानों से अपने खेतों में खेती करवाएगा, वो उसमें मजदूर रख लेगा, उसको बोलेगा बटाई पे दे दिया, ले भाई ये खेत अब तेरा है, अब तो इस पे खेती कर, ठीक है। साल भर के लिए जो भी टाइम होता है उसके लिए दे देते हैं। वो किसान जो आता है अपने अपने जो औजार वगैरह जो भी होते होंगे खेती के,
उपकरण जो लगते होंगे उनको लेकर आता, मेहनत करता साल भर और फसलें उगाता, और उसके बाद जब क्या होता लास्ट में आधा हिस्सा किसको दे देता, आधा हिस्सा जोतदार को दे देता और बाकी जो होता था वो अपने, यानी बाद में फसल का कुछ हिस्सा अपने पास रख लेता था और आधा हिस्सा जोतदारों को दे जाता था। तो इनके पास ज़मीन इतनी सारी होती थी कि इनको वैसे ही इतना सारा अनाज मिल जाता था, इनको मेहनत करने की ज़रूरत ही क्या थी। तो ये सारा सिस्टम था भाई जोतदारों का। ये अब देखो जोतदारों के बारे में पढ़ रहे हैं हम। जमींदार जो होते थे बच्चों ये शहरों में रहते थे और जोतदार जो होते थे ये गाँव में रहते थे, और इसीलिए ये अधिक प्रभावशाली हो गए थे। जोतदार जो थे ये किसानों पर नियंत्रण रखते थे और किसानों को अपनी तरफ करने की कोशिश करते थे। जमींदार द्वारा बढ़ाए गए राजस्व का विरोध करते थे। मान लो कभी जमींदार ये बोलता है कि जो टैक्स है वो बढ़ गया है, उसकी जो राशि है वो बढ़ गई है, बढ़ा हुआ टैक्स दो। ऐसे में क्या होते थे, ये जो जोतदार होते थे इसका विरोध कर देते थे। वो क्या कर देते थे, विरोध कर देते थे। राजस्व भुगतान में जानबूझकर देरी कराते थे ताकि जमींदारों की जमींदारी नीलाम हो जाए, यानी कि टैक्स देने में ना जानबूझकर लेट करवाएंगे ताकि जमींदार को इसका नुकसान उठाना पड़े। नीलामी में खुद जमीन खरीद लेते थे। जब नीलामी होएगी, बोलियां लगती तो ये जोतदार वैसे ही पैसे वाले थे, आपको बताया मैंने अभी, रुतबा इनका ज्यादा था, तो जाके क्या करते, उसकी जब जमींदारी नीलाम हो रही है तो जाके खुद बोली लगा के खरीद लेते। यानी इस तरीके से परेशान करते थे वो जमींदारों को। धनी किसान जो लोग हैं या अमीर किसान, मुखिया, प्रभावशाली, यानी धनी किसान मुखिया जो थे ये प्रभावशाली हो गए। इन्हें हवलदार, घाटीदार, मंडल कहा जाता था, यानी अलग अलग नामों से इनको बुलाया जाता था। तो ये हो गया बच्चों हमारा यहाँ से। अब देख लेते हैं जमींदारों की ओर से प्रतिरोध। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत ज्यादा आता है क्वेश्चन कि जमींदार जो होते थे वो प्रतिरोध कैसे, मतलब उन्होंने विरोध करा इस चीज का। तो देखो जमींदार जो थे उनकी सत्ता समाप्त नहीं, उन्होंने ना एक तोड़ निकाल लिया। तोड़ का मतलब होता है कि हमारे देश में कोई कानून बनता है तो उस कानून को बनने से पहले ही हमारे देश के इतने एक्सपर्ट लोग हैं उसका तोड़ निकाल लेते हैं। तो इन्होंने भी ये जो नीलामी वाला सिस्टम था इससे बहुत परेशान थे ये नीलामी से, तो इन्होंने क्या करा, नीलामी का तोड़ निकाल लिया, यानी नीलामी से बचने का एक रास्ता निकाल लिया। तो इन्होंने क्या किया, नीलामी की समस्या से बचने के लिए एक रास्ता निकाला। वो रास्ता था फर्जी बिक्री। बहुत सारे पॉइंट है इसके, लेकिन मैं आपको सारे पॉइंट एक एक करके बताऊंगा। फर्जी बिक्री एक ये रास्ता था। दूसरा क्या था, अपनी संपत्ति को अपनी माता के नाम पे कर दो या अपनी पत्नी या घर पे किसी महिला के नाम पे कर दो। महिला के नाम पे करने से क्या फायदा है, इससे फायदा ये है कि जो अंग्रेज लोग जो होते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, वो स्त्री की संपत्ति पर अधिकार नहीं लेते थे, यानी स्त्री की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाते थे। तो अपनी संपत्ति बचाने के लिए ऐसे कर देते थे। ये इसका तोड़ निकाला इन्होंने। फिर क्या हुआ, जमींदार के एजेंट। हाँ, इन्होंने क्या करा, फर्जी बोलियां जो लगाते थे वो कौन लगाते थे, जमींदार के एजेंट होते थे, वही लगाते थे। तो ये हो जाएगा। बाहरी व्यक्ति नीलामी से, अगर कुछ मान लो बाहरी व्यक्ति आया नीलामी में, उसने जमीन खरीद ली, तो खरीदने के बाद भी उसको कब्जा नहीं मिलता था। इनके जो जमींदार के जो वो होते थे गुंडे लठियाल वगैरह, वो जाके उनको मार के भगा देते थे। तो ये था सिस्टम। अब मैं फर्जी बोली आपको समझा देता हूँ थोड़ा। फर्जी बोली क्या है, फर्जी बोली का ये है कि मान लो फर्स्ट टाइम बोली लगी, तो यहाँ पे खूब सारे आदमी हैं, उन्होंने क्या करा, बहुत सारे आदमियों में अपने खूब सारे एजेंट भेज दिए राजा ने। वो एजेंट गए, वहाँ बोली लगी, इन्होंने बड़ी चढ़ी बोली लगा दी, बोली लग गई भाई। मान लो 1 लाख रुपए में तय हो गया मामला। जब पैसे देने की बारी आई तो वो गायब हो गए। अब पता लगा भाई जिसने बोली लगाई थी वो मिला ही नहीं, पता नहीं किसने लगाई, क्यों लगाई, पैसा ही नहीं है उसके पास। क्या हुआ भाई, चलो ये बात हुई कि दोबारा बोली लगाओ। सेकंड टाइम बोली लगी, फिर खूब सारे आदमी आए और फिर उसमें फिर से कुछ ऐसे ही लोग इनके मिले जिन्होंने बोली लगाई बढ़ा चढ़ाकर, और फिर क्या हुआ, फिर से वही सीन हुआ पहले जैसा। फिर उन्होंने सोचा चलो तीसरी बार बोली लगाते हैं। तीसरी बार इसी तरीके से ये घटना कई बार रिपीट हुई, 4 बार, 3 बार, 5 बार, जो भी बार। लास्ट में क्या हुआ, ऐसे में हो गए परेशान हो गए भाई बोली लगाने वाले और ये भी। तो लास्ट में ये हुआ कि जमींदार ही अपनी, जमींदार के लोग ही और जमींदार ही अपनी जमीनों को दोबारा खरीद लेते थे और कम दाम में खरीद लेते थे। ठीक है, दोबारा खरीद लेते थे। इससे क्या होता था, इनकी जमींदारी पे जो नियंत्रण होता था इन्हीं का बना रहता था। तो ये फर्जी बोली आप समझ गए होंगे। और माता या पत्नी के नाम पे संपत्ति कर देना, ये भी आप जानते ही है। और ये जो फर्जी बोली लगाते थे कौन होते थे, जमींदार के एजेंट होते थे। बाहरी लोग आए तो क्या होता था, ऐसे में इनको भगा देते थे ये। और जो पुराने रैयत जो किसान वगैरह थे वो भी बाहरी लोगों को आने नहीं देते थे, क्योंकि वो अपने आप को जमींदार से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। कहते हैं भाई जमींदार ने कभी ना कभी, जमींदार क्या करता था, उनको पैसे वगैरह दे देता था, उनको अपने खेतों में काम दे देता था। पैसे कैसे देता था, ब्याज वगैरह पे दे देता था, या कोई
जरूरत पड़ने पे कहीं ना कहीं मदद किसी ना किसी तरीके से कर ही देता था, तो इसलिए अपने आप को जमींदार से जुड़ा हुआ महसूस करते थे, बाहरी लोगों को पसंद नहीं करते थे, कोई बाहरी आता तो भगा देते थे। 19वीं शताब्दी में मंदी का दौर समाप्त हो गया। 19वीं शताब्दी जब आई तो ये मंदी का दौर समाप्त, खत्म। तो जो 1790 के दशक की तकलीफ झेल गया और कामयाब हो गया, यानी कि उसकी सत्ता यहाँ पे मजबूत हो गई, और जो उस टाइम पे डूब गया, जिसकी संपत्ति नीलाम हो गई, तो समझो वो तो डूबा ही रह गया। लेकिन जिसने अब किसी तरीके से भी अपनी संपत्ति को बचा लिया, चाहे फर्जी बोली या जैसे भी, वो यहाँ पे मजबूत हो गया था। राजस्व भुगतान के जो नियम थे, जो कठोर नियम थे, उसको लचीला बनाया गया, यानी पहले के मुकाबले जो टैक्स व्यवस्था थी वो लचीली बना दी गई। जमींदार की सत्ता मजबूत हुई, जमींदार की सत्ता मजबूत हुई, लेकिन 1930 में फिर वही हाल हो गया, वैसा ही हाल, यानी कहीं ना कहीं जमींदारों का भट्टा बैठ गया, फिर से बेचारे गए। और ऐसे में मजबूत कौन हो गए? जोतदार। ये जो जोतदार थे ये बहुत ज़्यादा मजबूत हो गए, यानी इनकी स्थिति समाज में ज़्यादा अच्छी हो गई। तो बच्चों ये जो था, यही था हमारा पार्ट 1, और पार्ट 1 आई होप आपको अच्छे से समझ में तो आया होगा सब कुछ। इसमें हमने ये पढ़ा जमींदार वगैरह के बारे में, इसमें हमने जोतदार के बारे में पढ़ा, हमने किसानों के बारे में पढ़ा, हमने नीलामी के बारे में पढ़ा, फिर हमने फर्जी नीलामी के बारे में पढ़ा, इस्तमरारी बंदोबस्त कानून पढ़ा, और हमने राजस्व व्यवस्था के बारे में पढ़ा। बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा हमने। और आप इस वीडियो को 1 से 2 बार अच्छे से देखें, फिर इस चीज़ को आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में एक बार पढ़ के देखें, आपको मज़ा आ जाएगा, बिल्कुल आसान लगेगा टॉपिक और आसानी से समझ में आएगा। और मैं एक क्वेश्चन है आपसे मेरा लास्ट में, कि ये जो चैप्टर आपने अभी वीडियो देखी है, क्या बच्चों ये आपको मुश्किल लगा या आपको आसान लगा? जैसा भी आपको लगा है आप मुझे बता दें। और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शेयर जरूर कर दिया करें और सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।